नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर पीएफआई के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और अमित शाह की देखरेख में देश के अंदर हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक में पीएफआई के बड़े बड़े धुरंधरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरह से ये कहा जाए कि ये जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस रखा गया। ये जो ऑपरेशन किया गया, इसमें पीएफआई के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। और इसका कारण यह है कि जो पीएफआई है, इसके मंसूबों का जो गुप्तचर विभाग को पता चला कि ये पीएफआई ये लोगों के अंदर एनजीओ के नाम से युवाओं को, युवतियों को जोड़कर उनको जूडो कराटे सिखाने के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों में उनको लिप्त करा रहा है। और इतना ही नहीं तो आतंकवादी संगठनों के इशारे पर 2047 तक इन्होंने लक्ष्य रखा कि भारत को इस्लामिक देश बना देंगे। और ये जो कार्रवाई थी, इसको लेकर के आपको बता दूं, कई बार अब के पहले भी आपको सुनने में ध्यान आया होगा, गजवाए हिंद एक चल रहा है और ये कहा गया कि ये भूमि जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। और किस तरह की बातें बताई गई थी, तो आपको याद होगा कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इस समय कुछ लोग इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नीयत से यहां षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ये खुलासे किए थे और जो आंकड़े उन्होंने रखे थे, शुरू में लगता था कि पता नहीं है ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, हमने तो कहीं सुना नहीं है, और भारत इस्लामिक राष्ट्र कैसे बन जाएगा। लेकिन जब वो समझाते थे कि भारत की जो डेमोग्राफी है वो किस तरह से बदल रही है, भारत की जो जनसंख्या है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की जो जनसंख्या बढ़ती लगातार जा रही है, और जिस तेजी से ये बढ़ रही है, इस तेजी से बढ़ने के पीछे कोई ना कोई सोची समझी रणनीति है। यह साधारण नहीं है। जिस तरह से भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, उनको भी एक प्लानिंग के साथ बसाया जा रहा है। उनको मदद करने के नाम पर कुछ संस्थाएं देश के अंदर काम कर रही हैं और वो मदद के नाम पर उनसे उनके बदले देश विरोधी एक्टिविटी में उनको भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। भी कहीं लड़का एक लड़की पकड़ा जाए और वो मुस्लिम लड़का हो तो कहते थे साहब लव जिहाद है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता था कि इस तरह की कोई कंसेप्ट, कोई बात, कोई षड्यंत्र देश में है नहीं। ये सिंपल एक लव का मैटर है जो युवक युवतियों के बीच में हो जाता है। और वो मुस्लिम लड़का है या हिंदू है, इसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन आज जब पीएफआई का खुलासा इस देश में, हमारे देश की एनआईए और ईडी संयुक्त रूप से जिसने ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया, और इसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, आज उन चीजों को पुख्ता कर रही हैं। और आज इस बात को देखते हुए लग रहा है वो जो बातें बोल रहे थे और जो हिंदूवादी संगठन कुछ बातें बोल रहे थे, वो आज सच होती दिखाई दे रही हैं। किस तरह से आज खुलासा हो रहा है कि 2047 तक वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहे थे। तो बात यह है कि कैसे बनता अगर ये योजना का खुलासा ना हो और वो अपनी प्लानिंग पे काम करते रहते, ये अमित शाह के द्वारा एक्शन ना लिया जाता, पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक ना किया जाता, तो क्या भारत वास्तव में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता? ये सवाल है। तो आप देखें कि जो आंकड़े रखे जाते हैं उसके अनुसार अभी आप देखिए कि देश की आजादी से अभी तक 75 साल हमें हुए हैं। लेकिन 75 साल में जो देश की आबादी है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो आबादी है, जिस तेजी से बढ़ी है, उसके बाद अब पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी आई है। आजादी से लेकर के 60 साल तक वो एक कार्यकाल है जिसमें किसी के दिमाग में उस तरह की बातें नहीं है, बस केवल जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आ रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और उसमें लगता था कि ये अज्ञानता के कारण से है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। हिंदू लोग इसको फॉलो करते हैं, ये लोग नहीं मानते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़ाई लिखाई की वजह से ऐसा है, ऐसा लगता था। लेकिन पिछले 15 साल से यदि आप स्टडी करेंगे तो ये लगेगा कि देश के अंदर कई ऐसे संगठन इस तरह से काम कर रहे थे। जैसे ये पीएफआई है, इसका पहला नाम सिम्मी था।
तो इस सिम्मी के जरिए भी इस देश में यही चल रहा था कि युवाओं को सपोर्ट करना, और ऐसे युवाओं को सपोर्ट करना, हर तरह की सपोर्ट करना जो हिंदू लड़कियों से प्रेम करके उनका विवाह और फिर धर्मांतरण करते हो। तो ये लव जिहाद इसी तरह से वर्ड आया, क्योंकि पता लग रहा है कि ऐसी एक नहीं हजारों देश के अंदर घटना होती है कि कोई एक मुस्लिम वो नाम बदलकर युवक, और वो हिंदू युवती से बात करता है, फिर दोस्ती करता है, फिर शादी करता है, और बाद में खुलासा होता है। तो कई बार तो ऐसे केस में जब लड़की को पता लगता है कि तेरे साथ धोखा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बाद में लड़की की हत्या कर दी गई। ये चीजें कई बार खुलकर आई। इसी तरह लैंड जिहाद की बात हो रही थी। एक शब्द हम सुनते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल से, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद। लेकिन लगता था कि भारत में ये जमीन जिहाद नाम से क्या है, तो लोग कहते थे साहब जगह जगह मजारें बनाई जा रही हैं। हमको लगता था कि मजार बनाने में किसी एक धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये तो लोगों की आस्था है, हिंदू ही लोग उन मजारों पे ज्यादा जाते हैं। तो कहीं सड़क के किनारे किसी ने कभी कोई पीर स्थापित कर दिया होगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं, इसके पीछे की सोच आपको बता दूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से गाजियाबाद के अंदर देखा है कि कहीं वो पीर है तो गाजियाबाद के हाईवे जो मेरठ दिल्ली हाईवे है उसके किनारे गाजियाबाद में जितने भी भट्टे से ईंट लाने वाले ट्रक निकलते हैं, वो जो लेबर का काम करते हैं, वो जितनी बार ट्रक निकलेगा ईंट लेकर के, उसमें से कुछ ईंटें मजार के सामने गिराते जाएंगे। छोटी सी मजार को बड़ा बनाने के लिए ईंटों का ढेर लगा दिया गया, और प्लानिंग यही थी कि ये मजार इस तरह से बनती चली जाए। और देश के अंदर जो ये मजारें बन रही थी, इससे लग रहा था कितनी जमीन चली जाएगी। लेकिन ये हाईवेज के किनारे या रेलवेज के किनारे, ये एक दिमाग में खटकता था कि आखिरकार यहीं क्यों। हमारे मंदिर आप देखेंगे तो हिंदुओं के जो मंदिर हैं ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, गांव में बीचों बीच मिलेंगे, गांव के कहीं ऐसी जगह में मिलेंगे जो कम्युनिटी में। लेकिन ये सब रेलवेज और हाईवेज के किनारे क्यों, ये एक सोच आता था। अब इसके अलावा जब यहां पता लगता है कि यहां तो देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के शासन में उस तरह की पावर दे दी गई, और एक षड्यंत्र किया गया एक तरह से 1989 में बाकायदा एक कानून बना दिया कि वक्फ बोर्ड को गांव की सिंचाई वाली भूमि और सरकारी भूमि और शहर में नगर पालिका की, वो उसको मिल सकती है, वो ले सकता है, और ले सकता है तो ले ली, कब्जा कर लिया। और आज पता लग रहा है कि जब पीएफआई की बात हो रही है, जब वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक की भी टिप्पणी अब आई है, अब पता लग रहा है कि उनके पास तो सेना और रेलवे, उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। आंकड़े बताते हैं कि जितना क्षेत्रफल पाकिस्तान का है उतनी भूमि भारत में वक्फ बोर्ड ने कब्जाई हुई है। अब वो कब्जाई हुई है, उसमें कुछ दान की भी है, लोगों ने दान की है स्वेच्छा से धर्म के नाम पर। लेकिन बहुत सारी भूमि को कब्जा कर ये किस तरह का मानसिकता है, तो इसका आज पता लग रहा है कि इसी को वो जो हिंदूवादी संगठन के लोग बोल रहे थे कि लैंड जिहाद इस देश में चल रहा है, तो उनको लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन आज पता लगता है कि वाकई में वो जो कह रहे थे, इस लैंड जिहाद के पीछे की मानसिकता समझिए कि ज्यादा से ज्यादा इस देश की भूमि पर अपना कब्जा करना, फिर कल को दावा पेश करना, कॉलोनी बनी हुई है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, और फिर यह कहें कि यह तो हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो किराया दीजिए, और जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है जब चाहे उनसे खाली करा दें कि साहब हमारी मकीन। मतलब ये तमिलनाडु से खुलासा हुआ कि मंदिर पे दावा ठोक दिया, पूरे गांव की जमीन पर दावा ठोक दिया, बेच नहीं सकते, तो आंखें खुली। और इस तरह की मानसिकता को लेकर के ये पीएफआई पीछे से काम कर रहा है। पीएफआई का अब जितना खुलासा हुआ, इसको लेकर के पता चल रहा है कि 23 राज्यों में ये एक्टिव है। और इस तरह से जो इन्होंने अभी तक जो खुलासा हुआ है, अब ईडी इसमें यूं इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि मामला पैसे का भी था, और ईडी को पता चला है कि पीएफआई ने पूरे देश में जकात के नाम पर अभी तक जो अमाउंट उनके खातों में आया है वो 120 करोड़ रुपए आए हैं, और ये सब कैश में आया है। ये जो कैश में 120 करोड़ रुपया पीएफआई के पास आया,
सोचिए वो इस पैसे का देश के विरुद्ध जब चाहे इस्तेमाल कर ले, जब चाहे जहां दंगा करा दे, जहां कोई दंगे में पकड़ा जाए उसको जेल से छुड़ाने के लिए वकील अच्छे से अच्छा रख ले, उसका कोर्ट केस, अगर किसी को गोली लग जाए पुलिस की तो उसके घर में पैसे पहुंचा दें। ये 120 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि है और इसका इस्तेमाल देश के विरुद्ध ये अपने टीम के जरिए यदि करना चाहें तो क्या बवाल नहीं करा सकते। हमने देखा है सीए के विरोध के टाइम में किस तरह के आंदोलन हुए। खुलासा हो रहा था कि 500-500 रुपए प्रतिदिन बैठने वालों को धरने प्रदर्शन में दिए जा रहे हैं। कृषि बिलों का विरोध हुआ, उस समय हमने देखा इसी तरह पैसे बांटे जा रहे थे। पीएफआई का एंगल उसके पीछे आ रहा था। तो सवाल उठ रहा था कि इसको गवर्नमेंट ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही। कहां से करेगी भाई? कैश ट्रांजैक्शन अगर आएगी, कैश में पैसा इकट्ठा होगा तो कौन एजेंसी पता लगा पाएगी कि किसने कितने पैसे दिए और किसके हाथ में गए। यह एक सिस्टम बनाया गया पीएफआई के द्वारा कि जकात के नाम पर गुल्लकें रख दी गई और उन गुल्लकों के जरिए दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, पटरी वालों से, कारीगरों से पैसे इकट्ठे हुए। तो अब यह सामने आ रहा है कि किस तरह से एक कम्युनिटी विशेष के लोग पूरा एक उद्योग धंधा ऐसे पे कब्जा किए हुए हैं और करना शुरू है अभी भी कि जहां कैश में काम होता है। मतलब आज अकाउंट में, आज आप पान वाले के पास जाएंगे, चाय वाले के पास जाएंगे, आपको पेटीएम मिलेगा। एक पान वाला भी कहता है सिगरेट खरीदी है, पेटीएम कर दीजिए, आप पेटीएम कर सकते हैं। लेकिन विशेष एक कम्युनिटी ऐसी तैयार कर रहा है पीएफआई कि वहां वो जो लोग जुड़ गए उससे उनको माइंड वॉश किया जाता है, आपको केवल कैश में ही पेमेंट लेनी है। अब ये कौन लोग हैं? तो आप देखेंगे जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो ये इसका वेल्डिंग का काम करते हैं, फैब्रिकेटर, इसी तरह फल बेचने वाले, अब तो सब्जी बेचने वाले, जितने भी नाई की दुकान है, वो नाई पहले हिंदू हुआ करते थे, आज आप देख लीजिए सैलून जितने खुले हुए हैं उसमें आपको उसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे और उन सब से पीएफआई टच में रहता है कि युवाओं को किस तरह से जोड़ना, किस तरह से ट्रेंड करना, फिर उनका माइंड वॉश करना, और सारा काम कैश में होगा। इसी तरह से आप देखेंगे मोटर मैकेनिक आपको ऐसे ही मिलेंगे, कबाड़ी का काम करने वाले 100% आपको लगभग वही मिलेंगे जो बांग्लादेश से घुसपैठी करके आए हैं, म्यांमार से आए हैं। उनके पास क्योंकि कुछ है नहीं, एक खाली थैला उठा करके वो बॉर्डर पार करके अवैध रूप से अंदर घुसे, तो उनको ये पीएफआई के लोग जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां मस्जिद में रहना, ठालाना और उसके बाद उनकी हेल्प करना, उनको एक रेहड़ी दे दी, नहीं तो बच्चे उनके एक खाली ढोला लेकर के और कूड़ा कचरा बीनते हैं। उस पूरे अभियान के तहत उनको ये मदद करना कि सुबह से शाम तक कूड़ा लाए। तो कबाड़ी का काम ये इसी तरह का काम है। इसी तरह से फायर वर्क आप देखेंगे, जो दिवाली पे चलने वाले पटाखे देसी रूप से बनाए जाते हैं, आप चेक कर लें अपने आसपास कोई भी होंगे, इसी कम्युनिटी के लोग ज्यादातर इसमें हैं। एसिड का काम करने वाले लोग भी इसी क्षेत्र में हैं। इसी तरह आप देखेंगे पेंटिंग और पुताई करने वाले लोग भी आपको यही मिलेंगे। कुल मिलाकर के पीएफआई की एक योजना थी कि ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शन हो ताकि उसके पास कैश में पैसा आता रहे। जकात के नाम पर हर शुक्रवार को वो मस्जिद के आसपास टच में रहें और वो भोले भाले लोग धर्म के नाम पर जो चंदा दे रहे हैं उनको लगता है कि हमने तो जकात दे दी, उनको नहीं पता कि इस पैसे का उपयोग कहां होने वाला है, दुरुपयोग कहां होने वाला है। तो ये जो ईडी और एनआईए ने अब खुलासा किया है, ये चौंकाने वाला है कि जकात के नाम पर ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, इस पैसे से देश विरोधी एक्टिविटी करने की तैयारी चल रही थी। कई हजार बच्चों को, लड़कों को तलवार, लाठी और चाकू, छुरा, खंजर चलाने की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि मौका पड़ने पर यदि जरूरत पड़े तो सड़कों पर उन युवकों को उतारकर गृह युद्ध कराया जा सके। यह खुलासा बहुत खतरनाक हुआ है, लेकिन हमें धन्यवाद देना होगा मोदी सरकार को और धन्यवाद देना होगा हमें देश की एजेंसियों को और धन्यवाद देना होगा अमित शाह जी को, जिनके देखरेख में इस समय एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। और यह बहुत बड़ा एक खतरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह टल गया है, लेकिन हां, इस खतरे के पैदा करने वाले पीएफआई पर एक बहुत बड़ा प्रहार इस सरकार के नेतृत्व में हुआ है। वंदे मातरम।